नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे चैनल सक्सेस स्टोरी में स्वागत है। मैं हूं संदीप कुशवाहा, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस स्टोरी में स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे साथ ब्लॉगिंग और एसईओ और यूट्यूब के एक्सपर्ट अभिषेक भटनागर सर, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है यूट्यूब का और ब्लॉगिंग का। इनके साथ मैं आप एक छोटा सा इंटरव्यू करने वाला हूं, जिससे आप सब लोग जान सकते हो ब्लॉगिंग यूट्यूब के बारे में और इससे आप सब लोग काफी कुछ सीख सकते हो। अगर जो आप सब लोग नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नया एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियोस में आप सब लोग को काफी नॉलेज मिलने वाली है इस चीज के अकॉर्डिंग। तो आप सब लोग वीडियोस को पूरे एंड तक देखिएगा। तो आप सबको चलिए ले चलते हैं आगे और मिलाते हैं हमारे अभिषेक भटनागर सर से, जो कि काफी यूट्यूब पे और ब्लॉगिंग में काफी दिनों से काम कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे चैनल पे आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये है भटनागर अभिषेक भटनागर सर, और इनके बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। तो सर सर ये बताइए कि आपको हमारे चैनल पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अप्रोच किया मुझे, और अप्रोच करने के बाद मैंने भी आपका चैनल देखा और मुझे बहुत अच्छा वो चैनल लगा आपका। आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों को वो दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक यूट्यूबर की जो लाइफ होती है, उसके पीछे पर्दे के पीछे कैसी होती है, किस तरह की स्ट्रगल्स होती हैं, वो आप दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। आज आपसे जो बात होगी, मुझे लगता है कि वो लोगों को काफ़ी हद तक मोटिवेट करेगी। ओके सर। सर अपने लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताइए, अपनी स्टडीज के रिलेटिव, और आपकी जो यूट्यूब जर्नी है कैसे कैसे स्टार्ट की, थोड़ी इसके बारे में शॉर्टकट में हमें बताइए। देखिए, मेरी जो एजुकेशन है वो है, मैं एमएससी आईटी टोएक ए लेवल और एमसीए हूँ। ये आप कह सकते हैं कि ट्रिपल पीजी मेरी जो है मेरी एजुकेशन है। साथ साथ मेरी यूट्यूब की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, पहली जो वीडियो डाली थी वो 2014 में डाली थी, लेकिन सही से काम करना मैंने स्टार्ट किया वो 2016 से मैंने करना स्टार्ट किया और सीरियसली लिया। और मैंने कई कंपनियों में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जॉब किया है, एसईओ मैनेजर भी किया है, और प्रोग्रामर जब स्टार्टिंग होती है तो हमारी प्रोग्रामर से की है। तो मेरी जर्नी जो है वो 2007 से शुरू हुई थी, मतलब नौकरी की जिसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद से फिर मैं धीरे धीरे मीडिया में आता ही चला गया। लेकिन मेरी अपनी हमेशा से एक सोच थी कि मैं अपना ही काम कुछ करूं। तो आज जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मेरी जो सोच रहती है, मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फॉलो करता हूँ या मैं किसी को फॉलो करके उसका पीछा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा अपना ही रहता है और अपने तरीके से जो मुझे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, विद रिसर्च विद फैक्ट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके सर। तो सर आप आज के समय में आप क्या क्या करते हैं? मैं आज के समय में, देखिए, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और ब्लॉगिंग के साथ साथ यूट्यूब में मेरे चैनल्स हैं। अभी फ़िलहाल 4-5 चैनल मेरे चल रहे हैं, जिसमें मेन चैनल जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है, सेकंड में मेरा टेक्निकल का चैनल है, और थर्ड जो है मेरी वाइफ का चैनल है, वाईफाई गुरुजी। फोर्थ भी उन्हीं का ही है, तड़का रसोई। और एक मैं इंग्लिश का चैनल जो है वो स्टार्ट करूँगा टेक फ्लिक के नाम से, बहुत जल्दी वो आप लोगों के सामने आएगा। और ब्लॉगिंग करते हैं, हमारी 2 वेबसाइट इस समय चल रही हैं। एक तो चल रही है abhishekbhatnagar.in और एक चल रही है 99advice.com। abhishekbhatnagar.in जो है वो एक तरीके से रिलेट करती है एस्ट्रोलॉजी से, और 99advice.com पर आपको न्यूज़ मिलती हैं और बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर मिलता है। ओके सर। सर आपने यूट्यूब और ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट किया अपनी लाइफ में? देखिए, ये थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आप शायद उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। मेरा जो ब्लॉगिंग था वो 2003-4 के आसपास स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस समय एक सीरियल आता था कसौटी ज़िंदगी की। उनकी जो एक्ट्रेस थी श्वेता तिवारी, आप कह सकते हैं कि हम लोग भी उस समय कॉलेज में थे, तो वो मुझे काफ़ी पसंद थी। तो मैंने उनकी इमेजेस कलेक्ट करना शुरू किया और वहाँ से मैंने उनके नाम से एक ब्लॉग बनाया एज ए फ़ैन पेज। मैंने उनका ऑफिशियल नहीं बनाया था, फ़ैन पेज बनाया था। और मुझे फिर धीरे धीरे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ाई उसी में कर रहा था, तो मुझे फिर काफ़ी हद तक लगा कि इसमें काफ़ी फ़ायदा। और जब मुझे एनालिसिस मिलने लगे कि मेरा जो ब्लॉग है, फ़ोटो का ब्लॉग था वो, और या उनके से रिलेटेड न्यूज़ मैं कलेक्ट करता था जो भी मुझे उस समय मिल जाती थी। इंटरनेट बहुत महंगा था उस ज़माने में, तो साइबर कैफ़े पे जाकर उसको अपलोड करता था।
तो धीरे धीरे एक दिन में 10,000 लोगों ने देखना शुरू किया, फिर 20,000 हुए, और करते करते 1 लाख तक मतलब पर डे उसमें जाता था। और मज़े की बात ये थी कि उस समय मुझे ये नहीं पता था कि गूगल एडसेंस भी कोई चीज़ होती है और इससे पैसे कमाए जाते हैं। और जब क्योंकि 1 लाख का ट्रैफिक अगर आपके पास आ रहा है तो बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है वो, एक दिन में 1 लाख लोगों का ट्रैफिक अगर आपको मिल रहा है, और वो भी सिर्फ एक फ़ोटो के ब्लॉग से। तब गूगल इतना स्ट्रॉन्ग तो पहले से था, लेकिन उस समय डेवलपिंग स्टेज में था और काफ़ी हद तक आपको उस समय रैंकिंग अच्छी मिल जाती थी। तो आप कह सकते हैं 2004, 5, 3, 4 से मैंने स्टार्टिंग की, जब वो सीरियल जो है वो चल रहा था। और वो फ्री था, उसके लिए मैंने कोई पैसे नहीं खर्च करे थे। ओके सर। तो सर जो लोग नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, नया जो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी टिप तो यही है कि आप अपने एक सब्जेक्ट को, या जैसे हम निश बोलते हैं, उसको आप चूज़ कीजिए और उसमें आर्टिकल्स लिखिए। अगर आपको गूगल से अप्रूवल चाहिए एडसेंस का, तो आपको कम से कम 10 आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे, और 10 आर्टिकल या 5 आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे विद प्रॉपर टैग, विद प्रॉपर इमेज, ELT टैग्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है वो लिखनी पड़ेंगी, तभी आपका जो है वो रैंक वहाँ पर करेगा। ओके सर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि आपको एक निश वहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके सर। तो सर आज के समय में अगर जो हमें कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो किस निश के ऊपर हमें काम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रीच मिले? देखिए, सबसे अच्छी निश तो आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कार म्यूजिक सिस्टम बेचना चाहते हैं कि करना चाहते हैं, तो आप डेडिकेटेड पोस्ट बनाकर या पूरा प्रोडक्ट लिस्ट वहाँ पे कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ब्लॉगर हो जाता है, वर्डप्रेस हो जाता है, बहुत सारे लोग जूमला का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आज की डेट में ब्लॉगिंग का कोई एक सब्जेक्ट नहीं रह गया है। आजकल अगर मैं अमिताभ बच्चन को पसंद करता हूँ तो मैं अमिताभ बच्चन के ऊपर भी ब्लॉग्स बना रहा हूँ, और ट्रेंड करता है वो। और आज की डेट में फ़ोटो ब्लॉगिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और साथ साथ इवेंट ब्लॉगिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर जैसे अभी होली आ रही है, तो आप होली के लिए अभी से आप अगर इवेंट ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा आप उससे कमा सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग जो होती है वो थोड़ा छोटे स्टेज पे स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे आपका वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप माइंड में रखिए कि मैं अभी होली के ऊपर सारे काम करूँगा, और बहुत सारा कंटेंट नेट पर है, उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बस ये कहूँगा कि जो आर्टिकल राइटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इवेंट ब्लॉगिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। साथ साथ आप फ़ोटो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, अखबार की वेबसाइट्स होती हैं, उस पर फ़ोटो ब्लॉगिंग की जाती है, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, होली के मैसेजेस, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि सर ने इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लस आप सभी को सर के जो 5 चैनल्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। सर के चैनल पे आप सब लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। सर ने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी को शेयर कर रखी है ब्लॉगिंग के बारे में और यूट्यूब के बारे में, SEO के बारे में। तो सर हमें अब समझिए, हमें ये बताइए कि अगर जो कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसको क्या सीखना चाहिए? जैसे अगर जो हमें अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना है तो SEO जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या अच्छे से सीख लेना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा आपको HTML का ध्यान करना चाहिए। SEO आपका इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इंटरनल लिंकिंग तभी कर पाएंगे आप जब आपको Ahref का टैग आपको पता होगा। तो अगर आप एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप HTML का ध्यान करें, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा जो है वो आपको मिलेगा। तो आप W3 की वेबसाइट्स हैं, उससे आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप SEO सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको HTML का थोड़ा सा टैग्स का ध्यान रखें, जैसे H1 टैग हो गया, ALT टैग हो गया, आपका Ahref हो गया, और ये सारे टेबल्स हो गई कि टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, और तब आपको जो है रहेगा। और इसमें HTML सीखना आज की डेट में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप W3 की वेबसाइट पे सीख सकते हैं, साथ साथ आप उसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद
बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए आप गूगल के आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं नेट पे, गूगल हेल्प जिसे आप कहते हो, उसे आप पढ़िए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आपको कोई सर्टिफाइड कोर्स करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आदमी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखता है। तो आप उनका हेल्प, जो फ्री का कंटेंट नेट पे पड़ा है, और उसको कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ ये कोई ईयर स्पेसिफिक नहीं है। एसईओ 2015 में भी वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहे थे, थोड़े बहुत अपडेट आते रहते हैं। एल्गोरिथम जब चेंज होती है तो चेंजेस आते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो बेसिक वहीं का वहीं है। ओके सर, जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था उस टाइम क्या क्राइटेरिया था अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कराने के लिए? देखो, उस समय ऐसा था कि जब आप ब्लॉग अपना लिखते थे तो आपको जैसे अभी $10 होने के बाद ही आपका वेरिफिकेशन होता है, वो समय वो भी वहीं पे तब भी वैसा ही था। तब आप अप्लाई करते थे, और जैसे जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स डेवलपिंग स्टेज में थी। खास तौर से जो टीवी, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था वो टीवी इंडस्ट्री का स्टार्ट किया था, तो उस समय इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस एडसेंस के ऊपर थे ही नहीं। आप अप्लाई करते थे, 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता था, क्योंकि कॉपीराइट की पॉलिसी उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस समय। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब कॉपीराइट की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चली है, तो इसलिए आपको समय लगता है। और अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए। पहले तो ये होता था कि एक बार अप्रूवल ले लो तो आप कितनी भी वेबसाइट उसके अंदर ऐड कर लो, लेकिन अब क्या हो गया कि अब तो आपको हर वेबसाइट के लिए गो थ्रू जाना पड़ेगा, रिव्यू में जाना पड़ेगा। तो 2004-2015 तक मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल से रूल्स थे। अभी रूल्स थोड़े से टिपिकल हो गए हैं, और अभी गूगल का जो फोकस है, या कहूँ ब्लॉगर का जो फोकस है, वो आपके प्योरिटी पे ज़्यादा है, क्वालिटी पे ज़्यादा है, रादर देन कि आप क्वांटिटी कितना डाल रहे हो। एक दिन में अगर आप 2 आर्टिकल डाल रहे हो और वो आर्टिकल आपने कहीं से उठाए हैं, चोरी करे हैं या इन्फ्लुएंस हैं, तो वो उतने ज़्यादा रैंक नहीं करेंगे जितना आपने अपने पास से लिखा है, तो वो ज़्यादा रैंक करते हैं। तो क्वालिटी ज़्यादा मैटर कर रही है ब्लॉगिंग में, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं कर रही। सर, जिस टाइम आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, और उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया का क्रेज नहीं था, तो उस टाइम आपको कैसे आइडिया आया था कि हमें अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा आइडिया ऐसे आया था कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक, आप कह सकते हो कि क्रश कह सकते हो उस ज़माने में मेरे को, कि क्रश था कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। एंड जब आपको पता चलता है कि वो आपके स्टेट से ही हैं, तो थोड़ा सा आपकी मन में आता है कि थोड़ा हम उसको देखें, समझें। तो मैं साइबर कैफ़े पे जाता था, उस ज़माने में 30 रुपये शायद या 40 रुपये लेते थे, और वो मैं जाता था अपने नोट्स को कलेक्ट करने, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे पास जब 10 मिनट या 15 मिनट बचते थे तो मैं देखता, इनके बारे में सर्च करता था। तो सर्च करते करते मेरे को पता चला कि किसी ने ब्लॉग बना रखा है .blogspot करके। तो मैंने उसके बारे में सर्च किया कि .blogspot क्या है। तो जब मेरे को पता लगा अरे ये तो फ्री में बन जाता है, तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। तो मैंने शुरुआत में 5 या 6 पोस्ट में उनकी फ़ोटोज़ जो है वो मैंने नेट से निकाले थे, और नेट से निकालने के बाद मैंने वहाँ पे डाले थे। और उसमें वो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो ज़माने में थोड़ा इतना दिक्कतें नहीं होती थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी, आप आराम से चीज़ों को कर लेते थे। तो धीरे धीरे उसमें ALT टैग्स और H1 टैग ये मुझे आता था करना, क्योंकि मैं पढ़ाई इसी चीज़ की कर रहा था। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया। उस समय SEO लोग करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ आदमी का लिंक से ही काम हो जाता। जैसे ब्लॉग में एक चीज़ लिंक होती है, पैरम लिंक्स होते हैं, तो वो मुझे अच्छे से पता था कि वहाँ पे मुझे चेंज करना है कि जब आप टाइटल बार पे कोई लिखे, सर्च करे, तो उसको पूरा कीवर्ड जो है मैच होना चाहिए। तो वो मुझे पता था, तो वो मैंने उस तरह से किया, तो हो गया। लेकिन मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी पोस्ट करने की वो सप्ताह में 1 थी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। तो जितने पैसे मेरे को मिलते थे, 50 रुपये मिले तो 40 रुपये का हमने वो कर लिया, 10 रुपये का हम दोस्तों के साथ घूमने चले गए। तो इतना सीरियस नहीं था मैं उस समय। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार इतना अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर मैंने ब्लॉगिंग को सीरियसली लिया, और फिर मैंने उससे पैसे भी अच्छे खासे कमाए। ओके सर, तो सर अब तक आपने ब्लॉगिंग से कितनी अर्निंग की हुई होगी? मिनिमम अमाउंट बता सकते हैं अप्रॉक्स? जैसे जैसे सोशल मीडिया का बढ़ता चला गया, तो वो ब्लॉग भी फिर कॉपीराइट में आ गया था, क्योंकि वही वाली बात है कि जब कोई एक्टर्स को पता चलता है, तो हर आदमी जो होता है वो थोड़ा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगता है। तो वो ब्लॉग मेरा जो था वो बंद हुआ, और उसमें कुछ हैकिंग का भी इशू था। जब वो ब्लॉग अच्छा चल रहा था तो हैकर्स ने भी उस पर अटैक किया था, तो अल्टीमेटली वो ब्लॉग मुझे बंद करना पड़ा। और उस ब्लॉग से मैंने 5.5 लाख रुपए मैंने उस समय कमाए थे। ये बात है 2000
2005 से लेके 2010 के बीच में वो ब्लॉग मेरा चलता था और नंबर 1 ट्रेंड करता था वो उस समय, उस ज़माने में। उसके बाद फिर मैंने अपनी वेबसाइट स्टार्ट की थी 2013 में, जो सिर्फ एक 13-14 में मैंने स्टार्ट की थी। तो वो सिर्फ मेरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड थी, जो अभी भी चल रही है। उससे मंथली मेरे को अभी, क्योंकि कंटेंट मैं कम डालता हूँ, अभी मेरे को 30,000 से 50,000 के बीच में आराम से वहाँ से आ जाता है। अगेन उसमें जो कंटेंट है वो इंग्लिश का ज़्यादा है, इंग्लिश में ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं, हिंदी में कम है, क्योंकि हिंदी की रैंकिंग उतनी अच्छे से नहीं होती जितनी इंग्लिश में होती है। तो जो भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में करिए, और अगर आप हिंदी ही लिखना चाहते हैं तो प्योरली हिंदी ना लिखें, उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखें। मतलब जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हो तो हिंदी जो है इंग्लिश में लिखते हो, तो वो करें तो उसमें आपकी कीवर्ड्स के फैक्टर्स ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो सर आपका जो एक ब्लॉग था वो उस टाइम हैक हुआ था, तो उससे आपको जो मतलब जो आपको उस समय जो सीखने को मिला था, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि हम एक नया ब्लॉग ओपन कर रहे हो तो उससे हैक होने से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, जो मेरा ब्लॉग था, जो मेरा हैक हुआ था, वो इस वजह से हैक हुआ था क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि मेरे जो पासवर्ड्स थे वो बहुत मतलब नॉर्मल से थे। वो ज़माने में वो भी नहीं था कि जैसे अभी होता है कि आप पासवर्ड अपना लगाते हो तो मतलब उसमें अल्फ़ान्यूमेरिक वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो वो ज़माने में नहीं था। मेरा पासवर्ड मेरा नाम से था, उसी ईमेल आईडी का। तो उसमें क्या हो गया कि वो इजीली एक्सेस हो गया। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने किसी ब्लॉगर पे या वेबसाइट पे काम करते हैं तो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को ज़रूर बनाएं। साथ साथ जब भी आप किसी फ़ोटो वेबसाइट को या मतलब किसी फ़ैन पेज को आप बना रहे हैं तो उस पर क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि वो फ़ैन पेज है। मेरे साथ शुरुआत में ये भी दिक्कत हुई थी कि मैंने मेंशन ही नहीं किया था कि वो फ़ैन पेज है, और YouTube उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था, YouTube पे वीडियोज़ नहीं होते थे। मुझे याद है 2005-6 के आसपास नच बलिया आया था, तो नच बलिए के कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आ गए थे, तो मैंने वो वीडियोस नच बलिए के वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए थे। तो मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी कहूँगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाने का सोचते हैं तो अपने वीडियोस को एम्बेड ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से ही आपकी वीडियो सर्च नहीं होती, आपकी वीडियो आपकी गूगल से भी होती है। जैसे मेरे केस में जब मेरा टेक्निकल पटना का यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे को यूट्यूब से इतना नहीं मिलता जितना मुझे गूगल से जितने भी मेरे को व्यूज़ वहाँ पे मिलते हैं वो गूगल से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आप हमेशा अपने चैनल के साथ एक ब्लॉग को ज़रूर रखिए और अपने वीडियोस को उसके साथ शेयर करते रहिए, और अल्फ़ान्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करिए। साथ साथ अगर किसी भी इमेज की वेबसाइट पर अगर आप बना रहे हैं तो वाटरमार्क अगर लगा हुआ है तो प्लीज़ आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वाटरमार्क में आपको स्ट्राइक आ जाएगा। सर हमें अपने ब्लॉग में अगर जो अच्छे से एसईओ करना है तो कौन सा बेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म होगा एसईओ करने के लिए? अगर आप बिगिनिंग लेवल पर हैं तो मैं कहूँगा कि फ्री से स्टार्ट करिए, चाहे आप वर्डप्रेस से करिए चाहे आप ब्लॉगर से करिए। ब्लॉगर से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको सीखने को ज़्यादा अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें परफॉर्मेंस आपकी जो है वो निकल के आएगी। वर्डप्रेस में आप थोड़ा सा शुरुआत में जब आप करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 4-6 महीने का, तब आप अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन वर्डप्रेस में मिलता है और वहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप ब्लॉगर से अपनी सारी डेटा को वर्डप्रेस से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वर्डप्रेस में और ब्लॉगर में वो है होस्टिंग की। होस्टिंग जो है ब्लॉगर पे आपको गूगल की मिलती है तो बहुत ऑथेंटिक होती है, HTTPS आपको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। साथ साथ ब्लॉगर के साथ ये अच्छा रहता है कि सर्वर कम डाउन होता है, और वर्डप्रेस में आपको शेयर्ड होस्टिंग लेनी पड़ती है जो सेफ़ नहीं होती। लोग कहते हैं कि 75 रुपये में वेबसाइट बन जाती है, मैंने भी बनाई लेकिन सेफ़ नहीं हुई, आए दिन इसका डेटा चोरी हो जाता था। क्योंकि शेयर्ड है तो वो कोई भी फिर शेयर्ड में आपको पता ही है कि क्या स्थिति रहती है। तो अगर आपको वर्डप्रेस पे बनानी है तो आप जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, गोडैडी जैसी वेबसाइट्स हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए, शेयर्ड होस्टिंग के चक्कर में ना पड़ें। और अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है तो सिक्योर्ड बैकअप सिक्योर्ड आपको लेके चलना पड़ेगा। ओके सर। सर अप्रॉक्स आपकी ब्लॉगिंग से कितनी मंथली इनकम आ जाती है? दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया। सर अप्रॉक्स आपकी जो ब्लॉगिंग से कितनी अर्निंग हो जाती है? अप्रॉक्स जो मुझे अर्निंग होती है ब्लॉगर से, मैंने आपको बताया कि 30 से 50 के बीच में मेरे को होती है 1000 में। तो अब जो सर की
स्टोरी है वो अब स्टार्ट होती है। यूट्यूब जर्नी के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। यूट्यूब जर्नी, अगर जो आप यूट्यूबर हो तो इनकी जो स्टोरी है काफी, उससे आप सब लोग मोटिवेट हो गए। सर की जो जर्नी है यूट्यूब जर्नी वो काफी मोटिवेशनल है, जो कि आप सब लोग देख के काफी इंस्पायर हो गए और खुद से अंदर से एक क्या बोला जाता है मनोबल आएगा काम करने का, जो आपके अंदर की जो वो जज्बा है वो निकल के आएगा। तो सर की अब यूट्यूब जर्नी को जानते हैं। तो सर आपने अपने यूट्यूब को और यूट्यूब की जो आपकी जर्नी है कब से आपने स्टार्ट की थी? देखिए, यूट्यूब की जर्नी मेरी 2014 से स्टार्ट हुई थी। मैंने एक इंग्लिश का एक वीडियो पामिस्ट्री के ऊपर डाला था और वो भी मेरा इन्फ्लुएंस था। मैंने कुछ चैनल्स उस समय देखे थे और मेरे को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, मेरी पढ़ने की हैबिट थी, क्योंकि मैं उस समय आप जैसे सभी लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते, मैं भी कर रहा था। तो मैं एक बुक स्टोर पे गया, मेरे को एक बुक अच्छी लगी, मैंने वो बुक वहाँ से ख़रीद ली। मैं राइटर नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। मेरे को अच्छा लगा कि उस बुक के अंदर काफ़ी कुछ देखने को था और समझने को था। तो मेरे को लगा कि ये जो बुक है, इस बुक की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। तो मैंने वो चेक करने के लिए यूट्यूब खोला। उस समय तक घर में मेरे पास नेट आ चुका था। तो मैंने देखा तो उस बुक में जो बातें लिखी गई थी उस पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस थे, लेकिन अगेन वही वाली बात आती है कि कंफर्ट लेवल पे सबने वीडियो बना रखे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक वीडियो बना कर देखता हूँ कि क्या बनता है। तो मैंने जो 150 रुपये का माइक था मेरे पास, हेडफोन था कॉलेज टाइम का, वो मैंने इस्तेमाल किया। और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो किस सॉफ्टवेयर में बनते हैं। तो अगर आपको याद हो, विंडो XP होती थी तो उसमें मूवी मेकर मिलता था आपको। तो वो मैंने मूवी मेकर में मैंने देखा यार मूवी मेकर में वीडियो तो शूट हो जाएगी, वो एडिट तो हो जाएगी, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे करूँगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ढूंढे, तो मुझे उस समय कोई ओपन सोर्स का ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। और तो मैंने डाउनलोड किया कैमटेशिया का डेमो वर्जन, वो उस समय भी चलता था, शायद 6 था वो। तो मैंने डाउनलोड किया, उसको मुझे समझने में भी टाइम लगा, एक दिन लगा कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि मैं उस विधा में नया था। तो फिर मैंने वहाँ से वीडियो PPT मैं वर्क करता हूँ, तो मैं PPT पे मैंने वीडियो बना के 2014 में मैं भूल गया, क्योंकि मैं अपने काम में लग गया। 2015 में मिड में मेरे को मैसेज आया कि आपके $100 जो हैं वो हो चुके हैं, और वीडियो खोल के देखा तो 1 लाख के करीब वो वीडियो पहुंच रही थी। अब $100 हो गए, तो अब $100 हो गए मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं जो मुझे जानते हैं करीब से, जो मेरे घर के लोग हैं, वो मेरे को हमेशा एक बात कहते थे, क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग में बहुत समय से था। मतलब मुझे शायद आप बहुत छोटे रहोगे या जो आपके व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, ऑर्कुट एक चलता था फेसबुक से पहले। तो मैं ऑर्कुट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मैं बहुत पैसे बर्बाद करता था ऑर्कुट पे जाके। मुझे ये नहीं था कि मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, लेकिन मुझे अट्रैक्ट करती थी वो चीज़ें। तो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा और ये सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहा है तुम्हारा, और ये हुआ। और मैं एक्चुअली आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो ये था। तो मुझे मतलब जब $100 मेरे आए तो मैं बड़ा चिल्ला के सबको पढ़ा, देखो मैंने तुमको ऑनलाइन पैसे कमा के दिखा दिए और तुम मुझे ऐसे कहते रहते हो। उस समय मेरी एज भी ऐसी थी, ज़्यादा नहीं थी, शायद 28-29 के आसपास मेरी एज उस समय रही होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे डेडिकेशन आया कि यार चल आपने काम किया तो पैसे आपको मिले हैं। $100 मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, कि ऑनलाइन मैंने पैसे कमाए। मैं देखता था कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कमाए जा सकते हैं जेन्युइन तरीके से। अब समस्या ये आई कि यार मतलब पैसे तो आ गए, ले कैसे। तो क्योंकि उस समय यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो ही नहीं थी कि अपने चैनल से पैसे आ गए तो एडसेंस में कैसे लाएं, तो बड़ा समस्या। तो जो यूट्यूब ने मुझसे वेरिफिकेशन हो चुका था, यूट्यूब की तरफ से लेटर जो आता वो आ चुका था। अब वो मुझसे बोलता है कि आप अपना स्विफ्ट कोड लाओ, IFSC कोड लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे जाऊँ। अब वो ज़माना वो था 2014-15 का, जब आप बैंक में जाते थे तो स्विफ्ट कोड मांगते थे, तो वहाँ एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ती थी कि स्विफ्ट कोड आपको क्यों चाहिए। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने उससे बात करी। जब वो $100 मेरे अकाउंट में आए, और मुझे अब तक याद है जब मेरा बैंक में मैं गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप फॉरेन की जो ट्रांजैक्शन वाली बैंक होती है उसमें जाओ, वहाँ आपको मिलेंगे। तो मैं जब गया तो बड़े इज्जत से उन्होंने बिठाया कि आइए सर, आइए आप बैठिए सर, आपके $100 आए हैं। तो मुझे लगा कि $100 बहुत बड़ी रकम है, जबकि उस समय 8,000 रुपये या शायद 7,500 रुपये बनते थे। तब मुझे पता चला कि जब $100 आते हैं तो बैंक को फ़ायदा होता है, बैंक जो ट्रांजैक्शन आपकी होती है उसके पैसे का उसको मिलते हैं। तब मुझे लगा, और जितनी बार भी फिर मैं जाता था तो उतनी बार वो मुझे चाय पिलाते थे और ये सब कुछ करते थे। मुझे को बड़ा अच्छा सा लगता था कि यार बड़ी इज्जत है। तब धीरे धीरे मोटिवेशन आया और 2016 में मैंने फिर डिसाइड कर लिया
कि मुझे परमानेंटली करना है। और 2016 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, 21 नवंबर 2016 को, जब मेरे को फर्स्ट इनविटेशन आया गूगल की तरफ से कि आपको हमारे ऑफिस आना है एंड ऑफिस आके आप हमारे से सीखिए कि किस तरह से आपको काम करना है। तो 2016 का जो क्रिएटर कैंप हमारा हुआ था, जिसमें गौरव जोन, आप सभी जानते होंगे, गौरव जोन वहाँ पे थे उस समय। गौरव जोन की चोर मार्केट की वीडियो चली थी, और हरीश वाली विजिट टू एक्सप्लोर जो अब हैं, तो वो भैया हमें मिले, मेरे साथ मेरी उनके साथ पार्टनरशिप हुई, हमने वहाँ पे कंपटीशन जीते। आप मेरे को कई बार वीडियो में देखते होंगे कि मैं एक जैकेट पहन के आता हूँ यूट्यूब की, तो वो ऑफिशियल जैकेट मुझे वहाँ से ही मिली थी, मेरे को और हरीश भैया को। साथ साथ प्रेम मिश्रा चैनल था, प्रेम फिटनेस, वो आज भी है। एनी इन्फो चैनल था, वो आज भी है। तो ये इन लोगों से मेरी वहाँ पे दोस्ती हुई, और RKHD के नाम से चैनल है, वो आज भी है। तो इन लोगों से मेरी दोस्ती हुई, एक ग्रुप बना हमारा, वो ग्रुप था 2016 का, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ 2016 में आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था, जो गूगल ने हमें फर्स्ट टाइम बुलाया। मैं गूगल में इंटरव्यू देने तो ज़रूर गया था, लेकिन पहली बार एज ए गेस्ट गया था, तो वो एक फीलिंग जो थी वो मैं बता नहीं सकता। उसके बाद फिर गूगल ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन किए, जैसे पार्टीज़ में बुलाया, और फैन फीस्ट में बुलाया, और बहुत सारे इवेंट्स में मैं जा चुका हूँ। कोविड की वजह से पिछले साल कहीं नहीं गया, और हुए भी नहीं, लेकिन एज ए क्रिएटर हमको काफ़ी हद तक उन्होंने दिया है। ओके सर, जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम, तो उस टाइम आपको पता था कि जब आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो उस टाइम आपको पता था कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, क्योंकि मेरे को नई नई चीज़ें करने का शौक़ है। मैंने अपनी लाइफ में जो है बस एक ही चीज़ नहीं करी, वो है शराब मैंने कभी नहीं पी है, या उस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं करी। बाकी सब मैंने, जो नशे होते हैं वो मैंने कभी नहीं किए। बाकी एक चीज़ मुझे और नहीं आती थी, गाड़ी चलाना, वो भी मैंने सीख ली। तो सर, जब आपकी पहली पेमेंट आई थी तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? मैं बता तो रहा हूँ, मैं फेसबुक पे पागल हो गया था लिख लिख के। और मज़े की बात ये थी कि 2007 और 8 एक ऐसा टाइम था जब फेसबुक जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो है वो लेकर आता था। तुम्हें याद होगा IPL स्टार्ट शायद 2007 या 8 में ही हुआ था। तो IPL के बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते थे, और आज भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो हैं वो IPL के आते हैं। और हम लोगों ने वहाँ, मैं और मेरी एक फ्रेंड होते थे, हम दोनों ने वहाँ पे 75 टी-शर्ट्स हमने जीते थे। बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे दिन मेरे घर पे कोरियर वाला खड़ा होता था, और कोई ना कोई किसी ना किसी गेम में मैं टी-शर्ट जीत रहा होता था। करते करते एक बार क्लोजअप का एक कॉन्टेस्ट आया, उस क्लोजअप से मैंने मोबाइल फ़ोन जीता। तो वो 2007 से लेके 15 तक का जो सीज़न था ना, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा था। और रही बात यूट्यूब की पेमेंट की, जब 2015 में आई थी, तो मैंने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा था जो मतलब मेरे को कहते थे कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम कुछ नहीं करोगे। जबकि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मतलब मेरी जो पढ़ाई मैंने किया उसमें मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, और अपने जो मेरा ग्रुप था उसमें भी मेरा कुछ पोजीशन था। तब भी लोग शक करते थे, क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ को उतना सीरियसली कभी नहीं लिया। मैं जो कर रहा था, जो मैं करता हूँ, जो मैं करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। यही शायद चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती थी, खासतौर से जो हमारे घरों में रिलेटिव्स होते हैं, उनको ये लगता था कि ये कभी कुछ नहीं करेगा। उसके बाद से धीरे धीरे एक छवि जो थी वो ट्रांसफॉर्म हुई, और आज अच्छा लगता है कि जब कुछ लोग मुझसे बात करते हैं और मुझे कुछ इस काबिल समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा गाइड कर देता है। तो वो चीज़ जो थी वो बहुत अच्छी मुझे लगी, और यही मैं सबको बोलूँगा जो व्यूअर्स आपके हैं। आज आपकी सलाह कोई नहीं मान रहा है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम लेकर आइए, आप दिखाइए, आपकी सलाह भी मानेंगे लोग, और आपको फिर सर आंखों पर भी बिठाएंगे। और नेगेटिविटी जो होती है वो हर जगह आपको मिलती ही है। सर, जो लोग सोच रहे हैं नया एक ब्लॉग स्टार्ट करना और एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, उनको क्या आप आइडिया देना चाहोगे? देखिए, यूट्यूब अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो आप अपनी जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। मैटर नहीं करता कि भाषा कौन सी है आपकी, बंगाली में, तमिल में, किसी में भी आप बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, किसी में भी बनाइए, बट आपकी जो वॉइस डिलीवरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों को आवाज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके मन में एक विचार आया होगा कि यार हमारे पास एक माइक होना चाहिए बढ़िया सा,
तो आज की डेट में जब मैंने ये बोया का माइक लिया था तो 1500 रुपये का था, आज वो 500 रुपये का है। आप 500 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते तो आप 150 रुपये का माइक खरीद लीजिए। क्या आपके जिस शहर में भी आप रहते हैं वहाँ पे आराम से 150 रुपये में हेडफोन मिल जाती है। तो आप लीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल ये सोच के मत चलिए कि मैं DSLR होगा तभी बनाऊंगा, 20,000 का मोबाइल होगा तभी बनाऊंगा। आज की डेट में 5-7 हज़ार के फ़ोन में भी HD रिकॉर्डिंग आती है। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, अपनी जो स्टार्टिंग है उसमें रिक्वायरमेंट्स को मिनिमम रखिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए और एक नीश पकड़िए, उसके हिसाब से रखिए। लाइटिंग्स का भी एक इशू आता है कि लाइट नहीं होती हमारे पास, पैसे नहीं होते हमारे पास। तो उस केस में मैं ये कहूँगा कि आप रॉड्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने कमरे में 4 रॉड लगा लीजिए, काम हो जाएगा। मेरे पास आज भी प्रोफेशनल लाइट नहीं है, मैं सिंपल मोबाइल से ही शूट करता हूँ कभी कभी। हालांकि DSLR है मेरे पास, लेकिन मुझे झंझट लगता है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कम से कम करता हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ब्लॉगिंग की तो अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारिए और गलतियाँ कम से कम कीजिए। साथ साथ अगर यूट्यूब की कर रहे हैं तो भैया मिनिमम रखिए, अपने आप को कॉस्टिंग रखिए और जितना जैसे जैसे आप पैसे कमाते जाएँ उसमें से कुछ पोर्शन को सेव करिए और इक्विपमेंट्स में लगाइए। ओके सर, कोई समझिए कि ब्लॉग भी स्टार्ट करना चाहता है और यूट्यूब भी स्टार्ट करना चाहता है, तो इन दोनों में से सबसे पहले किस चीज़ को हमें स्टार्ट करना चाहिए, ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब? मेरे हिसाब से यूट्यूब को करना चाहिए। अगर आपका एक टेक का चैनल है और अगर आप एक टेक के चैनल पे कुछ फ्रीबीज देना चाहते हैं तो आप कहाँ देंगे? हम गूगल ड्राइव पे देंगे या टेलीग्राम पे देंगे? तो आपको बेटर ये है कि आपको अगर देना ही है तो आप अपनी वेबसाइट पे दीजिए, यानी कि अपने ब्लॉग पे दीजिए। तो मेरी हमेशा से राय रहती है कि आप पहले अपना यूट्यूब बनाइए, यूट्यूब बनाने के बाद फिर आप अपना ब्लॉग बनाइए। ओके, थैंक यू सर। तो सर, जो लोग नए क्रिएटर हैं, जो लोग यूट्यूब पे नए नए आए हुए हैं, जो लोग अभी वीडियोस देखना स्टार्ट किए हैं और सोच रहे हैं नया एक चैनल बनाने के लिए, तो उनको क्या आप आइडियाज दोगे? मेरा आइडिया सिंपल रहेगा कि अगर आपको घूमने का शौक़ है तो घूमने पे वीडियोस बनाइए। जैसे मैंने अभी नाम लिया था हरीश भैया का, हमारे सीनियर हैं, हम उनको सीनियर मानते हैं। और एज इज़ मैटर नहीं करती। आपकी एज अगर 25 साल है तो अभी आप घूमने पे वीडियोस बना सकते हैं, और अगर आपकी 45 साल है या 55 साल है तो भी बना सकते हैं। तो वी ब्लॉगिंग बहुत ट्रेंड में है और हमेशा ध्यान रखिए कि जो बड़ा यूट्यूबर है, जो बड़ा चैनल है, उसके साथ कम्पीट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि उसने देहरादून की वीडियो बनाई है तो मैं भी देहरादून जाऊँगा, आप कभी भी राइज नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि कहाँ उसने गलतियाँ की हैं, उस गलतियों को आप पहचानें। एक पेंसिल लें, एक पेन लें और एक नोट लें, उसको देखें कि इसने ये नहीं दिखाया, इसने ये नहीं बताया। और अगर आप ब्लॉगिंग का स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने शहर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जिस शहर में रहते होंगे हो सकता है उसके ऊपर वी ब्लॉग बनते ही ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप गाजीपुर में रहते हो तो गाजीपुर से स्टार्ट कीजिए, या जैसे मैं मुरादाबाद से रहता हूँ तो मुरादाबाद की जो स्पेशलिटी है वो दिखाइए। उसमें लोगों की सबसे बड़ी इंटरेस्ट जो आएगी ना लोगों की, वो आपकी लोकल आएगी। जब आप गाजीपुर के बारे में बताएंगे तो आपकी जो गाजीपुर के फेसबुक के जो आपके ग्रुप्स होंगे उसमें आप शेयर कीजिए, आपको ऑडियंस बहुत अच्छे से मिल जाएगी। वहीं टेक के बारे में अगर हम बात करें तो टेक में बहुत भसड़ है इस समय, या कहूँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको इस समय फेस करने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि टेक में अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच के चलिए कि अगर कि मनोज डे वीडियो बना रहे हैं या योगी वीडियो बना रहे हैं तो हम उसकी तरह से बनाएंगे। आप थोड़ा सा उनसे डिफरेंट जो है करके देखिए, और एक अपना टाइम टेबल सेट करिए कि आज मैं इस पे डालूंगा, आज मैं फेसबुक पे डालूंगा, आज मैं अमेज़ॉन पे डालूंगा, तो वो ज़्यादा रहेगा। टेक के चैनल में आप थोड़ा सा एक मतलब कर सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो फालतू की वीडियोस होती हैं कि मैंने कमाए 10,000 रुपये एक ऐप से, तो वो आपने कमाए, व्यूअर को नहीं मिलेंगे। और ऐसे जो वीडियोस होते हैं उसमें एफिलिएट मार्केटिंग या कहूँ जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं उनका खेल होता है। तो इस तरह की वीडियो शुरुआत में ना बनाएं, खासतौर से 10,000 या 20,000 सब्सक्राइबर्स तक तो बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि उसमें आपको पॉजिटिव कमेंट की बजाय नेगेटिव कमेंट ज़्यादा मिलेंगे। ओके सर, अभी तक जो हमारा ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। अभी तक आपने YouTube से कितनी अर्निंग की होगी अप्रॉक्स? 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2015 में पहली पेमेंट आई थी, उसके बाद 2016 में थोड़ा रुक के पेमेंट आ रही थी, क्योंकि उस समय चैनल इतना बड़ा नहीं था। लेकिन 2017 से मैं मान के चलता हूँ कि पेमेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे आई, तो आप मान के चलते हो 15 से 20 लाख रुपए आराम से आ गए हैं अब तक। 2017 से आप 4 साल मान लो आप, लेकिन इन 4 सालों में ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो गई। पहले बैचलर हुआ करता था,
अभी शादी हो गई है तो खर्चे भी बढ़ गए। ओके तो सर। इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि मेरा जो मेन चैनल है उसका जो सब्जेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी का चैनल चलाते हैं उनको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में यूट्यूब ज़्यादा पैसे नहीं देता। और जब डाउनफॉल आता है, क्योंकि 12 महीनों में से शायद 6 महीने ऐसे होते हैं जब यूट्यूब में डाउनफॉल होते हैं। तो मैंने जो आपको अर्निंग बताई है वो मैंने एनालिसिस मिला के बताई है। अगर मैं सिर्फ अर्निंग की बात करूं तो मुझे लगता है 10-15 लाख रुपए आए होंगे, बल्कि कम ही आए होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इतना पैसा नहीं है। ओके। तो सर की जो जर्नी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है। मैं अब सर से उस लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा जिस टाइम इनका चैनल हैक हुआ था। मैं बता दूँ आपको कि सर का जो 2019 में इनका जो चैनल था और इनके सारे चैनल्स हैक हो चुके थे। तो उस टाइम सर ने क्या क्या किया है और क्या क्या आपको बताएंगे। जो चीज़ें आपको बताएंगे उसे आप लोग केयरफुली अपने चैनल्स पर अप्लाई कीजिएगा और उसके ऊपर आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग यूट्यूब पे सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज आपके फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हैकिंग से रिलेटिव। तो सर जो आपको टिप्स देंगे उसके ऊपर आप लोग हमेशा केयर रखिएगा। तो सर जब आपका चैनल हैक हुआ था तो उस टाइम आपने क्या गलतियां की थी? देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी कहानी सुन रहे हैं तो आप सपोर्ट करिए कुशवा को और चैनल को उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरी कहानी आपको प्रेरित करे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, मेरा जो चैनल हैक हुआ था तो वो मेरी गलती से ही हुआ था। मैंने एक लिंक पे क्लिक कर दिया था और उस लिंक से मैंने एक ऐप डाउनलोड की थी। अब ऐप तो मुझे याद नहीं रही कि कौन सी करी थी, लेकिन और मैंने इंटरनेट खुला छोड़ दिया था। इस वजह से जो हैकर था उसको आसानी हो गई थी। और जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो 10 अक्टूबर 2019 को मेरा चैनल हैक हुआ था और मेरी बर्थडे होती है 24 नवंबर को। वो तो 24 नवंबर को मेरे को वापस मिला था। तो 1-1.5 महीने में मेरा चैनल मेरे को वापस भी मिल गया था। लेकिन सबसे पहले जब आपका चैनल हैक होता है तो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूट्यूब को ही देनी चाहिए। उस समय मैंने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ट्विटर पे यूट्यूब को दी थी। उसके साथ साथ मेरे पास, क्योंकि मेरा चैनल 4.5 लाख पे था, तो मेरे पास चैट सपोर्ट थी, तो मैंने चैट करी थी और उस चैट को मैंने कन्वर्ट किया था कन्वर्सेशन में, यानी कि ईमेल में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई कंप्लेंट डाल रहे हैं यूट्यूब पे तो, और अगर आपके पास चैट सपोर्ट है तो उसको आप एक कन्वर्सेशन में कंप्लीट कर दीजिए, मतलब ईमेल में उसको ईमेल में आप उसे कन्वर्ट करवा लीजिए। तो उसका जो थ्रेड है वो बन जाता है और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म आपको चलता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जब भी आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आपका चैनल ग्रो कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पासवर्ड वगैरह है और सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो आपके बढ़े हुए होने चाहिए। मेरे 4 चैनल में से एक ही चैनल मेरे को वापस मिला, 3 मेरे आज भी नहीं आए, एक तो डिलीट ही हो गया था। और मैं जानता हूँ मैं किस दौर से गुजरा हूँ, क्योंकि मेरी उस समय अर्निंग बहुत अच्छी थी और उसके बाद से अब तक 2019 से लेकर अब तक एस्ट्रोलॉजी पे अर्निंग वैसे भी कम आती है, उसके बाद से अब तक और भी कम मेरी अर्निंग जो है वो हो गई। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस भी यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, जो भी आपका है, उसको आप सिक्योर करके रखें। और हमेशा जो मोबाइल फ़ोन है आपके, क्योंकि उसमें एक मोबाइल फ़ोन का भी फैक्टर आया था 2000, मेरे पास जे मैक्स था, वो अपडेट नहीं होता था। तो जो भी आप फ़ोन लें तो ये ध्यान रखें कि उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहें, तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके सर। तो सर जो लोग अभी तक आपकी वीडियोस नहीं देखे होंगे, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सर ने अपने चैनल पे अच्छे से गाइड किया है, जब आपका चैनल हैक हो तो उस टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी आप सब लोग जाके देख सकते हैं इनके चैनल पे। इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, 5 चैनल का। फिलहाल में सर के 5 चैनल है और उन चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनसे कुछ आप लोग सीखना चाहते होगे ब्लॉगिंग के बारे में या फिर यूट्यूब के बारे में, तो उसके आप इनके इंस्टाग्राम का आईडी का जो लिंक है उसका भी जो लिंक है उनका इंस्टाग्राम का, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप सब जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे जाके बात भी कर सकते हैं इस चीज़ के रिलेटिव। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए हैं और इतनी अच्छे से आपने लोगों को नॉलेज दी ब्लॉगिंग के बारे में और यूट्यूब के बारे में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सर लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे, और जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने कहा कि पहले आप अपने उस सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसमें आप माहिर हैं।
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में बना सकते हैं तो बनाइए। दूसरी चीज़ ये है, ब्लॉगिंग में पढ़ना बहुत पड़ता है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको दूसरे के आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे और उस आर्टिकल से प्रेरणा लेके आपको अपने आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। सेम चीज़ आती है कि कॉम्पिटिटर कहाँ पर लैग कर रहा है, यानी कि कहाँ उसमें कमी है, इस बात का आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा HTML भी आपको सीखना पड़ेगा। वो बात अलग रही कि ब्लॉगर आपको बहुत ब्लॉगर या वर्डप्रेस आपको बहुत आसान कर देता है लिखने का, लेकिन फिर भी लिखना आपको पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपकी जो वे ऑफ राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स राइटिंग आप जितनी रखेंगे, इंडिया में कोई नहीं पढ़ेगा उसको। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप हिंदी क्लिष्ट लिखेंगे तो नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश अगर क्लिष्ट लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो ध्यान रखिए कि अपनी इंग्लिश को आप बहुत मिनिमम रखें, बहुत आसानी से लिखें, बहुत ज़्यादा मुहावरों का इस्तेमाल उसमें ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मुहावरे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, अब उनकी टॉकिंग में है तो वो लिख देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स, जिनको हम बोलते हैं इमेजेस, उनका इस्तेमाल करें, उसमें ALT टैग लगाएं, क्योंकि आज की डेट में इन्फोग्राफिक्स से बहुत अच्छी सपोर्ट आती है, बहुत अच्छे आपको जो ट्रैफिक है वो आपको देखने को मिलता है। साथ साथ अपने शेड्यूलिंग करें कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें इंटरलिंकिंग जो होती है वर्डप्रेस में आसान होती है, ब्लॉगर में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी लेवल पर हैं तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लॉगर से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब में भी सेम चीज़ आती है कि यूट्यूब में जो आप कंटेंट बनाने जा रहे हैं, ये मत देखिए कि अगर 20 मिनट का कंटेंट है, 50 मिनट का कंटेंट है, अगर आप सीधी स्ट्रेट बात 5 मिनट में बता सकते हैं तो आप 5 मिनट का ही बनाएं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे तो हमारे को पैसे अच्छे आएंगे और ये आएगा वो आएगा। अगर एक वीडियो 50 मिनट की है और वो नहीं चलती है, और एक वीडियो अगर 5 मिनट की है वो चलती है, तो उसका डिफरेंस आप खुद समझ सकते हैं। कंटेंट इज़ द किंग शुरुआत से हमें यूट्यूब पे भी सिखाया गया। जब हम लोग क्रिएटर कैंप में जाते थे वहाँ पे भी हमसे यही कहा जाता था कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आपका कंटेंट क्या है। दूसरी चीज़, कीवर्ड रिसर्च बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस लेके आती है कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आती है, किसी के साथ होड़ में मत रहिए, आप दूसरे का चैनल ज़रूर देखिए, उसको दिमाग में रखिए कि मुझे इसके साथ कम्पीट करना है, लेकिन कभी भी उसको नीचा दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो मत करिए, क्योंकि उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि उसके साथ कम्पीट आपको करना है, लेकिन आपको उससे लड़ना नहीं है। उसको अगर एक समय ऐसा आता है जब वो आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं, यूट्यूबर्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे करें या किस करें, तो आपस में जब बात होती है तो वो फिर आपकी फ्रेंडली नेचर होनी चाहिए, प्रोफेशनल रिश्ते होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर के रिश्ते बनाएं, प्रोफेशनल रिश्ते आपको बनाने चाहिए। पांचवी चीज़, आपको अपने थंबनेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे आप ब्लॉगर पे बना रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे थंबनेल बना रहे हैं। तो आप मोबाइल से बना रहे हैं या फोटोशॉप से बना रहे हैं, कैनवा से बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, आपको जो अच्छा लगे आप उसको देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल देखें, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि नॉलेज कभी भी एक जने से आप पैरामीटर से आप नहीं देख सकते, आपको बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं तब आप देखें। साथ साथ टाइटल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, टाइटल अपना अच्छा लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे ब्लॉगर पे लिख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, या आप जो टाइटल लिख रहे हैं यूट्यूब का, उसमें मेन कीवर्ड को आपको हाईलाइट करना है और कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी है। स्टफिंग से मतलब मेरा ये है कि आप एक कीवर्ड को बार बार नहीं लिखना है और बार बार उसको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो आप मिसलीडिंग डेटा कंटेंट की पॉलिसी में भी आ सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप बिगिनिंग लेवल पर हैं तो आप प्लीज़ इनको फॉलो करें। मुझे लगता है कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल का चलना ना चलना एक बात पर निर्भर करता है कि आप कितने धैर्यवान हैं। अगर आप धैर्यवान नहीं बनेंगे तो दिक्कतें होंगी। अगर आप कंपटीशन के चक्कर में क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है दिक्कतें आएंगी। जब आपका एक लेवल मेंटेन हो जाए तो आप अपने एक टाइम टेबल के हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही मेरी आप सभी को एक एडवाइस रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातों से आप डिफ़र करेंगे, मुझे लगता है। तो ये आपकी इंटरनल या कहूँ आपकी अपनी सोच हो सकती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 6-7 साल का है वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया, और बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा का कि उसने मुझे अप्रोच किया और अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छा काम यूँ ही करते रहेंगे और मेरे से जुड़े रहेंगे, और जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरे से मेरे बारे में बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। और मैं आपको बता दूं सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये मेरी तरफ से है और आने वाले टाइम में मैं जिनका भी इंटरव्यू करूँगा मैं उनसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहूँगा। सर आप बताइए, मेरे चैनल से आपने चेकआउट किया, आपको मेरे चैनल पे क्या ऐसी गलतियाँ दिखी हैं जिसे मुझे आगे चल के इम्प्रूव करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको एक इंटरव्यू लेते समय थोड़ा बैकग्राउंड का अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जिसके साथ compete कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उस चैनल का, जिसके साथ आप compete कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड्स वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आप एक ग्रीन टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप करिए। साथ साथ अपने माइक की जो क्वालिटी है, शुरुआत की कुछ वीडियोस मैंने देखी थी उसमें माइक की कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही थी, तो उसको आप इम्प्रूव कीजिए। बाकी कंटेंट आपका ठीक है, अभी आप रनिंग स्टेज में भी हैं, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें इम्प्रूव आपकी हो जाएंगी। कोई एक दिन में बड़ा नहीं होता, कोई एक दिन में टेक्निकल गुरुजी नहीं बनता, कोई एक दिन में टेक्निकल योगी नहीं बनता। इसलिए आप सही कर रहे हैं। और साथ साथ सिवाय इंटरव्यू लेने के साथ साथ आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप शेयर करें, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारा कंटेंट इंटरव्यू लेते समय आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल आप करें और लोगों को दिखाएं कि क्या कैसे क्या क्या होता है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा आगे जो है कर पाएंगे। ओके सर, जैसा कि मैं इस समय इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इसके बारे में बताऊं कि लोग जो इंटरव्यू चैनल खोलना चाहते हैं वो कैसे कैसे खोल सकते हैं, इसमें आप सभी को क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो टिप्स हैं मैं लोगों को बताऊंगी, ये कहने का आपका तात्पर्य है? हाँ, मतलब मेरा ये है कि जैसे आपका चैनल थोड़ा एक लेवल पे आ जाता है, मान लीजिए आपके 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, देन फिर क्योंकि आप एक्चुअल में हम इंटरव्यू कर रहे हो यूट्यूबर्स का, तो मुझे लगता है कि आपको जैसे म्यूज़िक के चैनल का किसी का करोगे तो आप आगे जाके बता सकते हो कि म्यूज़िक का चैनल कैसे ग्रो करें, रेसिपी का चैनल कैसे ग्रो करें, इस तरीके का मुझे लग रहा है कि आप बताओगे। तो और प्रूफ, क्योंकि आप वीडियोस में आपके पास होंगी तो आप उसका वहाँ पर कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे आने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है आप सभी ने सुनी, और इन्होंने कैसे कैसे यूट्यूब और ब्लॉगिंग के साथ दोनों को एक साथ करके इन्होंने अच्छी खासी अर्निंग की है। अगर जो आप सब लोग इस बारे में आप सब लोग सीखना चाहते हो तो इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी इंस्टाग्राम की आईडी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सब लोग जाके इनसे बात कर सकते हो, इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हो और सीख भी सकते हो। तो आई होप आज का जो इंटरव्यू वीडियो था आप सबको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो इंटरव्यू वीडियो है आप सभी लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा इस चैनल के बारे में और इस इंटरव्यू वीडियो के बारे में, और उनको भी कुछ आइडियाज अपनी तरफ से दीजिएगा कि अगर जो आप सब लोग ब्लॉगिंग और यूट्यूब करना चाहते हो या फिर और सारी चीजें अगर जो आप सब लोग सीखना चाहते हो तो हमारे जो अभिषेक भटनागर सर हैं उनसे आप सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप सब लोग मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सके, आप सब लोग काफी नॉलेज ले सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो सबको पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।